पार्लियामेंट में इस देश की तरक्की की बात होनी चाहिए, पार्लियामेंट में इस देश की जीडीपी की बात होनी चाहिए, लोगों के रोजगार की बात होनी चाहिए। आपने जितने भी बड़ी चीजें वहां पे लाई वो सारे मुसलमानों के खिलाफ है, उसके बाद कहते हैं हम मुसलमानों के हमदर्द हैं। जब ये वक्फ अमेंडमेंट का बिल वहां पे पास करके रात के अंधेरों में इतनी नफरत मुसलमानों के साथ, क्या बिगाड़ा है इस देश के मुसलमानों ने? आप उम्मीद नाम रख रहे हैं, कौन सी उम्मीद है इसमें मुसलमानों के लिए? कोई उम्मीद नहीं, आप निराशा कर रहे हैं मुसलमान। अगर उल्लाह साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस से बाहर निकालो, ये खत्म है, ये खत्म है। इन्होंने आगा साहब के नाम पे वोट लिया असेंबली में, आगा साहब को इन्हें फेस बनाया, आज उसी को धोखा देते। मैं कल एक स्पेस सुन रहा था, मेरा दिल बड़ा मजरूह हुआ जब वो कह रहे थे मेरी कोई कम्युनिकेशन नहीं है पार्टी के साथ। क्या आपने किसी उसको डिसीजन मेकिंग में अगर उल्लाह साहब को देखा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है श्रीनगर से इसकी गवर्नमेंट में कोई मिनिस्टर भी नहीं है। आप उसी इंसान को धोखा दे रहे हैं जो आपका फेस बना असेंबली इलेक्शन में, जिसकी वजह से आप 50 सीटें जीते। कभी नेशनल इनको ब्लेम करती है, कभी पीडीपी इनको ब्लेम करती है। अब अगर 75 साल की हिस्ट्री देखोगे, कभी बेच के हमें खाया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, कभी हमें बेच के खाया किसने? पीडीपी ने। वक्फ का कानून पास होने के बाद जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी मिनिस्टर का आना, उसके बाद पीडीपी या जितनी भी बाकी जमातें हैं वो एनसी पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि उनको इस्तेकबाल नहीं करना चाहिए था माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का, बल्कि उनके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए था, मुसलमानों का हक छीना गया। मेरे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट आदिल नज़ीर खान। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह देखते हैं आप, वक्फ का कानून पास हुआ, उसके बाद माइनॉरिटी मिनिस्टर का पहला दौरा कश्मीर आया, और महबूब मुफ्ती की बात की जाए या बाकी जमातों की बात की जाए, उन्होंने कहा कि एनसी को चाहिए था कि इनके खिलाफ एहतजाज करना, ना कि इस तरह स्वागत करना। देखिए, शुक्रिया आपका मकसूद साहब। देखिए, सबसे पहले हमें ये बात को समझना होगा, वक्फ का जो ये कानून है, वक्फ जो एक्ट जिसमें तरमीम की गई, जो अमेंडमेंट किया गया वक्फ के कानून में, उसका नाम बदल दिया गया, ये जो भी चीज़ें उसके अंदर की गई है, ये सिंपली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये मुसलमानों के ही रिलेटेड है। बिकॉज वक्फ मुसलमानों का ही था, वो मुसलमानों के लिए था, वो किसी और धर्म के लोगों के लिए नहीं था। और इट वाज एक्सपेक्टेड, खाली JNK के मुसलमान नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब एक वाहिद मुस्लिम CM थे। यानी कि किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में अगर कोई भी बंदा हेड कर रहा है गवर्नमेंट को, वो एक ही था इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में, वो था उमर अब्दुल्ला साहब। और इट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम उमर अब्दुल्ला साहब, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान, कि इनका जो रोल इसमें होगा, इनका जो रिएक्शन होगा, वो देखने लायक होगा, और ये डेफिनेटली मुसलमानों की आवाज़ बनेंगे। आवाज़ बनना तो दूर की बात है, ये उसी मिनिस्टर साहब के साथ सेल्फी उठाते हैं, उसी मिनिस्टर साहब के साथ ये फ़ोटो उठाते हैं जो मिनिस्टर साहब बिल लेके आते हैं पार्लियामेंट में, और उसके बाद वो बिल पास भी होती है और वो अब एक्ट भी बन चुका है, बिकॉज जो प्रेसिडेंट ने उसको एसेंट भी अपना दे दिया है। अब आप बात समझ लीजिए कि क्या ये मुसलमानों के हुकूकों के साथ या कश्मीर के उन तमाम लोगों के जज्बात के साथ नहीं खेला जा रहा है जिन्होंने एक बड़ी उम्मीद के साथ वोट दिया था इनको, जिन्होंने एक बड़ा भरोसा किया था इन पे कि ये मुसलमानों की आवाज़ बनेंगे। इस वक्त अगर आप पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात देखेंगे, बहुत बुरे हैं, आप चाहे माने या ना माने, लेकिन बहुत बुरे हैं। संविधान को तार तार किया जाता है। अभी जो चीज़ की गई वक्फ अमेंडमेंट के द्वारा, उसमें आर्टिकल 14 को डायरेक्टली वायलेट किया गया, आर्टिकल 13 को वायलेट किया गया, आर्टिकल 25, 26 को वायलेट किया गया, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात समझने की जरूरत है। अगर मुसलमान की आवाज नहीं उठाएगा, और वो मुसलमान आवाज नहीं उठाएगा जिसको लोगों ने वोट देके अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया, तो कौन आवाज उठाएगा? ये तो इनका हक बनता। हम थोड़ी कहते हैं संविधान के दायरे से बाहर जाए, या मैं थोड़ी कहता हूं आप संविधान के दायरे के बाहर बात कीजिए। इसको तो बाज़ाब्ता प्रोटेस्ट करना चाहिए था, पूरे यूटी लेवल पे, पूरे JNK में प्रोटेस्ट करना चाहिए था, पीसफुल प्रोटेस्ट, कि हम इस वक्फ तरमीमी बिल को नामंजूर करते हैं, इस एक्ट को हम नामंजूर करते हैं। And we will approach Supreme Court of India, because Supreme Court is the guardian of Constitution. वो इसको बचाएगा। लेकिन जब इसका रिएक्शन ही इतना कूल होता है, इतना मतलब उस तरह का रिएक्शन होता है कि जैसे अंदर से इसने इसको हजम कर लिया होता, तो बाद में क्या बात होती है? आप देखिए, ये बात आपको समझनी है। इन्होंने किस तरीके से गेम करके असेंबली में इन्हें रेजोल्यूशन तक पास नहीं किया वक्फ तरमीमी बिल पे, जहां कि जबकि आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में एक नॉन मुस्लिम चीफ मिनिस्टर है, ममता बनर्जी जी, उन्होंने कहा कि हम वक्फ को वहां पे वक्फ एक्ट में, वक्फ में जो तरमीम की गई उसको हम इंप्लीमेंट वहां पे लेकिन नहीं होने देंगे। स्पीकर ने कहा कि ऑलरेडी PL दायर हुई है, सुप्रीम कोर्ट में केस है, और ये केस जो है अब देखिए, मुझे नहीं लगता है बहसती, अगर आप कानून को, आप तो वकील हैं, आपको अगर आप डीपली इसको देखेंगे कानून को, मुझे नहीं लगता कहीं पे आपको कानून रोकता है कि आप बात ही नहीं कर रहे इस बारे में। मुझे ये बताइए, किसी का केस चल रहा है कोर्ट में, ये सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आपका मान लो केस चल रहा है, अल्लाह बचाए,
केस चल रहा है, तो आप पे फिर लेकिन जुल्म किया जाता, आप बात नहीं करेंगे इस बारे में मेरे पे जुल्म होता है। इसका थोड़ी मतलब होता है कि आपकी जुबान को ताला लग जाता है सुप्रीम कोर्ट में केस है जनाब। आर्टिकल 370 का मसला नहीं था कोर्ट में। यही अमित शाह जी, यही मोदी जी, यही बीजेपी के तमाम लीडर 24 घंटे पूरे हिंदुस्तान में घूम के इन्होंने सारे इलेक्शन फिर उसी नाम पे लड़े। हमने जी 370 को खत्म किया, हमने जी 35A को खत्म किया, हमने जी कश्मीर में ये किया, हमने जी कश्मीर में वो किया। तब इनको कानून याद नहीं था। इसी रहीम राथर साहब को ही क्यों कानून याद आया, तभी इनको क्यों रूल याद आया, ये जी भाई सुप्रीम कोर्ट में। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट भी नहीं किया केस को, ये आपको पता है। अभी तक तो एडमिट भी नहीं, पहले एडमिट होता है केस, जब एडमिट होगा उसके बाद जब हियरिंग हो तब जाके बात है, तब जाके अगर आपको सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि दैट यू कैन नॉट डिस्कस दिस एंड यू हैव अ राइट टू पास द रेजोल्यूशन, आपको कौन रोक सकता है उससे। फिर असेंबली का मतलब क्या होता है, वोट का मतलब क्या होता है। असेंबली तो यही होती है ना कि जहां पे लोगों के जज्बात और एहसासात का ख्याल रखा जाए। चलो मान लेते हैं यहां पर आपको स्पीकर साहब को, आई डोंट नो, स्पीकर साहब को तो वैसे कुछ नहीं, इनका एक इसमें मकसद था क्योंकि उसी टाइम पे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहां पे थे, इन्होंने उसको एक बड़ा गिफ्ट दिया। देखिए हम कितने क्या कहते हैं वो अच्छे शागिर्द हैं आपके, अच्छे मानने वाले हैं आपके। हमने आपके खातिर वक्फ अमेंडमेंट तरमीम के खिलाफ रेजोल्यूशन भी पास नहीं किया, ये इन्होंने गिफ्ट दिया होम मिनिस्टर। लेकिन जिनको आपने लोकसभा में सपोर्ट किया इंजीनियर रशीद को, उनने भी तो वक़्फ़ के बारे में इतना बोला नहीं। उन्होंने भी उस टाइम कांग्रेस को टारगेट किया, एनसी को टारगेट किया, बाबरी मस्जिद को लीगलाइज किया, उसके बाद 370 को लीगलाइज किया उन्होंने। देखिए एक बात समझनी होगी, यही खेल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में रचा। पहले तो पार्लियामेंट इलेक्शन में इंजीनियर रशीद को इन्होंने क्या क्या नहीं बोला कि ये जी वोट आपका ज़ाया होगा, ये जी हुर्रियत को था। जीतने के बाद उमर साहब के बयान याद होंगे आपको, ये जी हुर्रियत को वोट दिया, ये जी सेंटिमेंट को वोट दिया, ये जी वो किया, ये जी डिफीटेड इस्लामिस्ट ग्रुप की जीत हुई, जबकि अल्लाह बचाए इस्लाम को कभी कोई हरा नहीं सकता, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है। ये उमर साहब के अल्फाज थे, खुद को मुसलमान कहने वाले। उसके बाद जब ये हो गया तो अब जीत गए। अब जब उनको बाहर असेंबली इलेक्शन के बाहर उनको इंटर्म बेल पे छोड़ा गया, जिस प्रोसेस के थ्रू अरविंद केजरीवाल को छोड़ा गया था, अरविंद केजरीवाल को वेलकम करते हैं। इंजीनियर रशीद कश्मीरी था, इनका अपोनेंट था, इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ना था, उसको बोला ये बीजेपी का एजेंट है, हो गया इनको वहां पे। अब आप मुझे खुदारा ये बताइए, इंजीनियर रशीद ने पहला जो अल्फाज पार्लियामेंट में परसों वक्फ पे कहा, उसने पहले कहा मैं इसका अपोज करता हूं, लेकिन उसने अल्लामा इकबाल की उन बातों को सामने रखा कि ये वो तमाशा है डेमोक्रेसी का जहां पे सरों को गिना जाता है, यहां पे इमोशंस जज्बात को ख्याल नहीं रखा जाता है। जबकि मुसलमान, मुझे नहीं लगता है 1% भी मुसलमान इस देश में या 10 भी मुसलमान इस देश में ऐसे होंगे जो इसको दिल से तस्लीम करते होंगे, जो भी वक्फ तरमीमी बिल लाई गई या जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया या जो उसके बाद आपका CA NRC के कानून आए, नहीं। लेकिन आपको यहां पे मेजोरिटी है उनकी है, वो तो पास करना है, उसने ये बात। और दूसरी बात उसने ये कही कि मुसलमानों को इस जुंगल से बाहर निकलना होगा, उनको खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव बनना होगा। बात को समझने की जरूरत होती है। देखिए कांग्रेस ने भी कोई ठेका लेके नहीं रखा है मुसलमानों का, बात समझ लीजिए। आपकी कांग्रेस क्यों खुद को टैग लगवाती है कि वो प्रो मुस्लिम है, खाली बताइए ना मुझे। इसी वजह से तो वो लोग अपोजिट साइड वाले जीत रहे हैं। वो कांग्रेस को खाली बोलती है कि ये जी मुसलमानों की पार्टी है, इस वजह से वो हर जगह हार रहे हैं। तो उनको अगर इशारा समझ जाते, अगर अकल होती तो समझ जाते कि इंजीनियर रशीद क्या कह रहा है। उसने मुसलमानों को भी अपील की। आप मुझे बताइए, आर्टिकल 370 का जब रिवोकेशन हुआ पार्लियामेंट में, जब बिल लाई गई, उसके टाइम पे जितना जबरदस्त असदुद्दीन ओवैसी ने बोला, जितना फैक्ट्स और क्लैरिटी के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने बोला, किसी ने बोला? कश्मीर के MP थे, किसी ने बोला? नहीं। उसके बाद आप देखिए वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जितना अच्छा उसने बोला और एक्सप्लेन किए एक एक क्लास को, तो उसको भी ये लोग लेबल लगाते हैं कि ये जी RSS बीजेपी का। अब जब हम ही खुद बर्बाद होना चाहते हैं तो क्या करेंगे फिर? बीजेपी तो खुश है ना इसमें। हम खुद ही अपने उन तमाम रिप्रेजेंटेटिव को ये लगाते हैं क्योंकि वो कांग्रेस को नहीं मानते हैं। भाई साहब कांग्रेस ने वो लिबरल, बिल्कुल सेक्युलर, काइंड ऑफ सेक्युलर, पूरा सेक्युलर तो मैं नहीं कह सकता, बिकॉज कश्मीर को खोखला करने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है, ये समझनी होगी। देखो मैं इस वक्त अगर आप नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में देखेंगे, कांग्रेस इज 1000 टाइम्स बेटर देन बीजेपी फॉर मुस्लिम्स। ये तो मैं यहीं से कह रहा हूं, मैं कोई डिनाई नहीं कर रहा हूं, बट एटलीस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कांग्रेस भी कोई दूध की धुली हुई नहीं। इंजीनियर रशीद ने इलेक्शन में भी ये बात कही, बीजेपी सामने आके सीधे वार करती है, कांग्रेस पीछे से करती है, और ये हो रहा है, ये हो रहा है। अब क्या, और दूसरी चीज, आप क्यों लेबल करते हैं कांग्रेस को? मुझे बताइए, क्या कांग्रेस वालों में ये आज हिम्मत है? और वो करना भी नहीं चाहिए। उनमें हिम्मत है कि वो जब पावर में आएंगे फिर बोलेंगे हम 370 वापस देंगे, हम जी आपको ये देंगे, हम जी आपको वो देंगे, क्योंकि उनको वो तो फिर कभी पावर में आएंगे नहीं। आपको मेजॉरिटी की तरफ देखना है कि मेजॉरिटी का मूड क्या है।
बीजेपी कौन सा डेवलपमेंट का काम कर रही है, बीजेपी कौन सा तरक्की का काम कर रही है। आप देखिए डॉलर कहां पहुंच गया, आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की जगह पे। बीजेपी ये कहती है कि जो भी वक्फ का बिल पास किया गया ये मुसलमानों के हित में है और मुसलमानों के फायदे के लिए, इसीलिए वक्फ का अब नाम मुझे समझ उम्मीद रखा गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस बात पे हंसूं कि रोऊं। बीजेपी और मुसलमानों के फायदे के बारे में सोचे कि ऐसा सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। आपकी जो नीयत है, आप नाम चाहे कुछ भी रखो, आपकी नीयत है मुसलमानों को नीचे दिखाने की, आपकी नीयत है मुसलमानों को उनसे उनके मज़ारों को छीनने की, आपकी नीयत है उन पे मस्जिदों के कब्जे करने की, आपकी नीयत है मदरसों पे कब्जे करने की। यार अगर आपको ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का ख्याल रखना चाहिए था तो आप और भी चीज़ें कर सकते थे। आप इन्वेस्टिगेशंस करा सकते थे, आप वक़्फ़ के जो भी बोर्ड से उनको लाते थे, उनको ऑन बोर्ड लाते, उनको आप जुडिशरी के साथ इस तरीके से कनेक्ट करते अगर आपको अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का कोई मसला था। आपकी वो नीयत कभी नहीं थी। आपकी नीयत यही थी हम यहाँ पे एक फितना खड़ा करें और तमाम देश के लोगों को डाइवर्ट करें, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, उनको अनएम्प्लॉयमेंट के इशू से हटा के, उनको डेवलपमेंट के इशूज से हटा के, बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं, ट्रंप टैरिफ, ये सारी चीज़ों को हटा के इनको लगा दें हम इस हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान, इसमें मस्जिद मंदिर, इसी बहस में इनको लगा और वो आपने किया और सक्सेसफुल आप उसमें हो रहे हैं। आपने देखा परसों वेस्ट बंगाल में क्या हुआ। आपको समझना चाहिए 3 लोग वहाँ पे मारे गए। यार बात समझ लीजिए, सीए एनआरसी के दरमियान क्या हुआ, इन्होंने कानून लाया और परसों इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने पार्लियामेंट में वो बात रखी, कितने लोगों ने नागरिकता दी इन्होंने, तब से इन्होंने तो बड़ा चढ़ा के सीना ठोक के पार्लियामेंट में ऐसे ऐसे कर रहे थे। किसको दी? वो खाली एक फितना था, उसमें बहुत सारे मुसलमान आज भी जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, बहुत सारे मुसलमान बेचारे उसमें मारे भी गए। यही तो हो रहा है ना। इनका मकसद है हमें डिवाइड करने का, इनका मकसद है हमें बांटने का, हम पे जुल्म करने का, और ये कामयाब हो रहे हैं क्योंकि कुछ लोग इनको, जो हमारी कम्युनिटी के अंदर भी, जो इनको इस आइडियोलॉजी में सपोर्ट करते हैं। देखिए मैं पहले ही बोलता हूँ, कोई यहाँ पे संविधान के खिलाफ नहीं है। आज जब हम ये बात कर रहे हैं, आज पता किन का दिन मनाया जा रहा है? आज डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का दिन मनाया जा रहा है, अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। हम दिन तो मनाते हैं, हम छुट्टी भी रखते हैं, लेकिन जो अम्बेडकर साहब ने कहा है उसको हम नहीं मानते। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस दिन मैं देखूंगा इस संविधान को मिसयूज होते हुए, मैं इसको जला दूंगा। ये बात उन्होंने कही है। तो आज कहाँ है वो संविधान उनका? आप उसी के संविधान को तार तार करते हैं रोज, और फिर आप छुट्टी मनाएंगे। उस छुट्टी का क्या मतलब होता है? लेकिन भाजपा के जो कश्मीर के लोग हैं, उनने इस बिल का वेलकम किया और कई तादाद में बीजेपी के वोटर्स, सपोर्टर्स और बीजेपी के लीडर्स कश्मीर से हैं। जबकि हमने देखा है कश्मीर में जब भाजपा कभी जलसा करती है, मास्क पहन के लोग आते थे। आज तो खुलम खुला बीजेपी के साथ लोग हैं वहाँ पे। खुलम देखो, ठीक है, तो अमित शाह साहब कहते हैं कि हमारी जीत है, कमल खिल रहे हैं वादी में। देखो अगर उनको ये लगता है ये उनकी जीत है तो मोस्ट हम क्या कर सकते हैं उसमें। लेकिन एक चीज़ समझनी होगी, जितने भी भाजपा के ये जो नेता हैं जम्मू कश्मीर में या कश्मीर प्रोविंस में बात करूँगा, इनके साथ हैं, आपको पहले ये समझना चाहिए कि वो इस बारे में जानते क्या है, वक़्फ़ के बारे में जानते क्या है, बेसिक चीज़ों के बारे में क्या जानते। तो वो तो बात ही है ना, वहीं पे उसका जवाब वहीं पे मिल जाता है। इसलिए बेटर है कि हम उस चीज़ को डिस्कस ही ना करें, क्योंकि उम्मीद लगा के बैठे हैं हम उमर साहब से। उमर साहब इज़ फ्रॉम नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड ही इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरी, फोर्सफुली क्रिएटेड यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK, और उमर साहब की सरकार है। तो अब कहाँ भाजपा ने तो कानून लाया, उनसे क्या उम्मीद लगा के बैठेंगे? मैंने पहले ही कहा भाजपा और मुसलमानों का भला कर ही नहीं सकती है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं। अब उम्मीद का नाम होता है होप, भरोसा, वो है ही नहीं, वो उम्मीद, वो होप ही नहीं है कहीं, उसको ख़त्म कर दिया इन्होंने। इसमें होप है कोई? इसमें ना तो यूनिटी की कोई बात हो रही है, इसमें ना एफिशिएंसी की कोई बात हो रही है, इसमें ना कोई एम्पावरमेंट की बात हो रही है, इसमें ना कोई डेवलपमेंट की बात हो रही है। इसमें बात अगर हो रही है तो फितने की बात हो रही है, इसमें बात अगर हो रही है तो मुसलमानों को नीचे दिखाने की बात हो रही है, इसमें अगर बात हो रही है तो उनसे, उनके मज़ारों पर भी सवाल उठाओ, उनके मस्जिदों पर भी सवाल उठाओ, उनके मदरसों पर भी सवाल उठाओ। लेकिन मैं आपके माध्यम से तमाम देश के मुसलमानों से, खाली कश्मीर के मुसलमानों से नहीं, ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप पीसफुल तरीके से रहिए। आपको प्रोटेस्ट अगर करना है तो बिल्कुल पीसफुल तरीके से, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मेरे लिए आपकी जान सबसे ज्यादा कीमती है। आप देखिए किस तरह से मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, क्योंकि ये चाहते हैं इस तरह का हो, पूरा देश इस तरह की पॉलिटिक्स में, इस तरह की डिस्कशंस में इन्वॉल्व हो, ताकि ये अपना फायदा लेते रहे, इलेक्शंस जीते रहे। क्योंकि मुझे ये बताइए, इन्होंने अपने ही उन वक्तों को आज तक क्या दिया जो वक्त इनको जिता रहे हैं, जो इनको वोट दे रहे हैं, जो इनको तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनाया जिन्होंने मोदी जी को, उनको क्या दिया? उनके लिए कौन सी एम्पावरमेंट की बिल लाई? आप कहते हैं मुसलमान औरतें बार बार जब आते हैं मुझे आप बताइए, नॉन मुस्लिम औरतों के लिए आपने कौन सी बिल लाई पार्लियामेंट में?
उनके एम्पावरमेंट के लिए क्या बात की आपने? ट्रिपल तलाक लाया, ये जी मुसलमानों की औरतों के साथ जुल्म होता है। आप मुझे बताइए बाकी धर्मों में कितने इस तरह के मसाइल है, उस पर आप कानून नहीं ला सकते? नहीं, बल्कि आपकी पॉलिटिक्स इस चीज पे बेस्ड है। आप ट्रिपल तलाक, आप यूसीसी, आप CANRC, आप 370 का मदा, आप बाबरी मस्जिद का मसला, अब ये आपका वक्फ अमेंडमेंट बिल, ये सारे मुसलमानों के जितने भी मेजर फैसले आप देखेंगे, मेजर जो बिल हैं बड़े बड़े जिसके नाम पे बीजेपी सीना ठोक रही है, वो सारे मुसलमानों के खिलाफ है। ये बात आपको समझनी चाहिए, एंड दिस इज क्लियरिटी, एंड वी शुड, जो भी हमें रेजिस्ट करना होगा पीसफुली भाई, अंडर द बैनर एंड अंडर द बाउंड्री ऑफ लॉ। उससे बाहर जाएंगे या बाहर जाते भी नहीं है बेचारे, लेकिन ये चाहते हैं कि इस तरह का कुछ हो, ये उनको जेल में डालेंगे। आप उमर खालिद का हाल देखिए, आप गुल अफशा का हाल देखिए, आप उन तमाम लोगों का हाल देखिए जो अभी भी बेचारे CANRC के प्रोटेस्ट के नाम पे 5-5, 6-6 साल में तिहाड़ जेल में सड़ रहे हैं। आदिल साहब, जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनी और असेंबली लगी, 7 साल के बाद असेंबली लगी, किस तरह देखते हैं अब इस हुकूमत को? जो बातें की गई असेंबली में और जो हंगामे हुए, किस तरह देखते हैं आप? हंगामे के अलावा जम्मू कश्मीर की असेंबली में बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। इतनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई असेंबली से राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, चाहे श्रीनगर में हो या जम्मू की बात हो, कुछ भी नहीं किया। इट वॉज एक्सपेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट दिस असेंबली विल बी हेल्ड। पहले ही दिन, पहला जो अल्फाज होगा उमर साहब के कि दैट वी रिजेक्ट, वी कंडम एंड वी रिजेक्ट द डिसीजंस ऑफ 4 अगस्त 2019। नहीं किया, वहां पे भी धोखा दिया उसी कौम को जिसको 370 पे वोट लिया, जिसे वादे किए मैं 370 वापस लाऊंगा, मैं स्टेटहुड वापस लाऊंगा, उसी कौम को पहले ही दिन, पहली सिटिंग में धोखा दिया। और यही इनकी असलियत है। आप देखो, एक तो वहां पे धोखा दिया, उसके बाद आप यहां देखो, जब अभी जम्मू में चल रहा था वक्फ अमेंडमेंट बिल पे, क्या किया इन्होंने, किस तरह से इन्होंने डिस्टॉर्ट किया। खुद आया ही नहीं, इतना इंपॉर्टेंट मसला था, इसको पता था ये उठेगा, और यहां पे नहीं। और चूहे बिल्ले का खेल देखो ना किस तरह का खेल रहे हैं यहां पे। इन्हीं के MLA अपने स्पीकर से बोलते हैं हमारी बात सुनो। जब आपकी बात हुई होती, जब आपने चीफ मिनिस्टर से बात की होती, स्पीकर से बात की होती, तो क्यों नहीं होता वो रेजोल्यूशन पास? आपने वो स्ट्रेटजी बना के रखी, हमारे MLA चिल्लाएंगे, वहां से उमर साहब सेल्फी खींचने जाएंगे, पूरे देश के मुसलमानों को ये मैसेज देंगे कि हमें वक्फ से कोई लेना देना नहीं है। क्या उनका दिल मजबूर नहीं हुआ होगा? क्या असदुद्दीन ओवैसी, उस इमरान प्रताप गढ़ी का, इकरा हसन का, उनका दिल नहीं रो रहा होगा? ये एक ही अकेला मुसलमान चीफ मिनिस्टर था इस देश में, उसने भी इनका साथ दिया, सेल्फी उठाई उसी बंदे के साथ जिसने इस बिल को पेश किया। यही वफादारी आपने इस कौम के साथ की, और ये बात आपको समझनी होगी। इन्होंने हमेशा 75 साल से गद्दारी की इस कौम के साथ, और ये गद्दारी करते रहेंगे, क्योंकि कश्मीरी लोग समझते ही नहीं है। आप इनकी असलियत को समझो और जानो इनकी असलियत को। और मुझे हैरानगी होती है जब मैं इलेक्शन के इनके बयान सुनता हूं और इलेक्शन में देखता हूं ये लोग कौन सी भाषा बोलते थे, और आज इनको क्या हो गया, बीगी बिल्ली बन गया इनको। और इसको लगता है उमर साहब को कि ये तलवे चाटने से इसको स्टेटहुड दिया जाएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई चीज को अगर उनको देना होता तो इसको पहले पैकेज ही देते थे बजट में, उसमें भी 1000 करोड़ कम किया कि नहीं किया? ये समझता क्यों नहीं है? इस बार भी ऐन मौके पे अमित शाह जी और किरण रिजिजू जी उस टाइम पे यहां पे आए जब ये वक्फ अमेंडमेंट का बिल वहां पे पास करके रात के अंधेरों में इतनी नफरत मुसलमानों के साथ। क्या बिगाड़ा है इस देश के मुसलमानों ने? कौन कानून के खिलाफ है? मैं तो हमेशा कहता हूं अगर कोई संविधान के खिलाफ कुछ करता है, कानून के खिलाफ करता है, उसको कानूनी सजा मिलनी चाहिए। नोबडी शुड बी अलाउड। पर लेकिन आप हर बार वहीं से मुसलमानों को, हर चीज मुसलमानों के खिलाफ, और आप उम्मीद नाम रख रहे हैं। कौन सी उम्मीद है इसमें मुसलमानों के लिए? कोई उम्मीद नहीं। आप निराशा कर रहे हैं मुसलमान को। आप खुलम खुला मुसलमानों के खिलाफ अपने जंग खड़ा करके रखी है संविधान के दायरे के अंदर रह के। ऐसे ही संविधान का नाम के पार्लियामेंट में डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, पार्लियामेंट में इस देश की तरक्की की बात होनी चाहिए, पार्लियामेंट में इस देश की GDP की बात होनी चाहिए, लोगों के रोजगार की बात होनी चाहिए, यहाँ पे बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर एजुकेशन की बात होनी चाहिए। आपने जितने भी बड़ी चीजें वहां पे लाई वो सारे मुसलमानों के खिलाफ है। उसके बाद कहते हैं हम मुसलमानों के हमदर्द हैं। आपने अपने कौम का कौन सी हमदर्दी की? अपने उनके अपलिफ्टमेंट और एम्पावरमेंट के लिए कौन सी आपने काम किया? कोई काम नहीं किया। आप धोखा दे रहे हैं और बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। लेकिन भाजपा कहती, जम्मू कश्मीर की भाजपा असेंबली में ना हम बात होने देंगे, ना ही कभी इस बिल पे बात हुई, क्योंकि ये मुसलमानों की, ये तो नेगोशिएशन हुई है ना बिहाइंड द कर्टन। ये जो चूहे बिल्ले का खेल चल रहा है ना, ये बिहाइंड द कर्टन नेगोशिएशन हुई है। कहां पे? दिल्ली में उमर साहब और उनकी, और यहां पे जिनको जो भाजपा के MLAs को डायरेक्शन आती है, इनको वही फॉलो करना है। असेंबली हम भी कभी हम हंगामा करेंगे, कभी आप हंगामा करो, मत चलने दो। डिस्टर्ब रखो पूरे एटमॉस्फेयर को, और दिखाओ हीरो। नेशनल कॉन्फ्रेंस को फिर से हीरो दिखाओ। जितनी बड़ी गद्दारी इस कौम के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस में किसने की? लेकिन NCK MP आगा रहुल्ला साहब ने कहा कि मुझे वक़्फ़ पे बोलने के लिए अलो नहीं किया गया पार्लियामेंट में। किसने अलो नहीं किया? पार्लियामेंट ने नहीं किया अलो, अपनी पार्टी ने नहीं किया। अपनी पार्टी से डायरेक्शन पास हुई कि अगर आगा साहब नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे
लीडर ऑफ द हाउस जो पार्टी में है वो है मियां अल्ताफ साहब। अभी तक मियां अल्ताफ साहब क्यों नहीं बोलते थे जब सारे बड़े बड़े मसले आगा रूहुल्लाह साहब उठाते थे? मैं अप्रिशिएट करता हूं, सल्यूट करता हूं। तो इस मसले पे क्यों आगा रूहुल्लाह साहब को साइड में रखा? और आज की डेट में क्या था, मैं दावे के साथ कहता हूं, आगा रूहुल्लाह साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस से बाहर निकालो। ये खत्म है, ये खत्म है। इन्होंने आगा साहब के नाम पे वोट लिया असेंबली में, आगा साहब को इन्होंने फेस बनाया। आज उसी को धोखा देते। मैं कल एक स्पेस सुन रहा था, मेरा दिल बड़ा मजरूह हुआ जब वो कह रहे थे मेरी कोई कम्युनिकेशन नहीं है पार्टी के साथ। क्या आपने किसी उसको डिसीजन मेकिंग में अगर उल्लाह साहब को देखा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है श्रीनगर से इस गवर्नमेंट में कोई मिनिस्टर भी नहीं है। आप उसी इंसान को धोखा दे रहे हैं जो आपका फेस बना असेंबली इलेक्शन में, जिसकी वजह से आप 50 सीटें जीते। उमर साहब और फारूक साहब का कोई रोल नहीं है, इन्होंने कोई वफाई नहीं की आज तक इस कौम के साथ। वो आगा साहब का फेस बना हुआ था, आज आप उसी बंदे के खिलाफ ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आगा रूहुल्लाह के खिलाफ एक चार्जशीट पेश हुई, उसको किस तरह देखते हैं? और मैं कंडम करता हूं उस चार्जशीट को। या आगा साहब की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से इंजीनियर रशीद साहब को 4 अगस्त को उठा के तिहाड़ जेल में डाला था ताकि 5 अगस्त के डिसीजन को ये, क्योंकि वो एक वाहिद उस टाइम पे लीडर था जो ये मानता नहीं, जो वहां पे SKICC में रखते वहां पे भी सबके सर फोड़ देता, वो इस तरह का बंदा था। लेकिन उसी तरह से अब आगा साहब, क्योंकि इनको लगता है, मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि ऊपर से इनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर्स का हाथ ही ना हो कि इसको चुप करो किसी तरीके से, वरना ये पार्टी को ही तोड़ देगा, वरना ये पार्टी के खिलाफ जाएगा। तो ये हालात हैं आज के। और मैं आगा साहब से गुजारिश करना चाहूंगा, मोहतबाना गुजारिश, आगा साहब आपके भरोसे पे वोट दिया है लोगों ने असेंबली में। मैं खुद कहूंगा लिटरली, जितने लोग पार्लियामेंट इलेक्शन में हमारे साथ थे, नौजवानों की मैं बात कर रहा हूं। आगा साहब, मैं इसका, अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो मैं आपके साथ बैठ के दिखा सकता हूं आपको। जो नौजवान पार्लियामेंट में हमारे लिए नंगे पांव दौड़ रहे थे, जिन्होंने मेहनत की पार्लियामेंट में इंजीनियर रशीद साहब को जिताने के लिए, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में आपके बलबूते पे आए, उन्होंने वोट दिया उनको, आपको देख के। आज आप उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। आगा साहब, आप स्टैंड रहिए, मैं आपके साथ हूं। जो भी चार्जशीट उनके खिलाफ पेश की गई वो सरासर एक ही उसका मकसद है, उनको साइलेंट करने की। लेकिन PDP के वहीद परा ने भी बड़ा जोर दिया असेंबली में कि इस पे बात की जाए, वक़्फ़ बिल पे। स्पीकर ने नहीं माना। और वही देखिए, जहां तक वहीद की बात है, जहां तक वहीद साहब की बात है, अगर आगा साहब नेशनल के पास है तो वहीद साहब PDP के पास है। वहीद साहब को वहां से निकालो, PDP का वही जमेला जिन्होंने 2016 में क्या किया था। हालांकि वहीद साहब से भी गलतियां हुई होगी, लेकिन आज की डेट में जिस तरह की एग्रेशन, जिस तरह की आवाज़ की ज़रूरत है जम्मू कश्मीर के लोगों की, वहीद साहब उस पर खड़े उतर रहे हैं। तो एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग। उसी तरह आगा साहब हैं, तो वी मस्ट अप्रिशिएट। बट लेकिन अगर PDP ऐसा बोलेगी कि हम ही खैर खाएं, तो फिर तो मुझे लगता है इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। कभी नेशनल इनको ब्लेम करती है, कभी PDP इनको ब्लेम करती है। अब अगर 75 साल की हिस्ट्री देखोगे, कभी बेच के हमें खाया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, कभी हमें बेच के खाया किसने? PDP ने। हम आज नहीं कहते हैं आपसे आप कोई ऐसी चीज़ खड़ा करो, भाई साहब आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, कम से कम स्टेट हुडी तो वापस लेके आओ, बाकी चीज़ें तो छोड़ो। मैं उधर उस पर 12 गैस सिलेंडर पे नहीं जाऊंगा, मैं 10 किलो राशन पे नहीं जाऊंगा, मैं बाकी उन छोटी छोटी चीज़ों पे नहीं जाऊंगा। मेरा कंसर्न है आप इस रियासत के तशक्कुस को बचाओ। इस रियासत के तशक्कुस को आप लोगों ने बेच के खाया और एक दूसरे को ब्लेम गेम कर रहे हैं, और कश्मीरी आराम से बेवकूफ़ बन रहे हैं उसमें। कभी वो बोलते हैं PDP जिंदाबाद जब PDP अच्छा बोलती है, कभी बोलते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जब नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छा बोलती है। जिस दिन इन दो परिवारों से छुटकारा मिलेगा ना जम्मू कश्मीर को, आप देखना कितना अमन, कितना शांति और कितनी तरक्की आएगी। याद रखना मेरी बात, मार्क माय वर्ड्स, मैं हूं या ना हूं ये बात, लेकिन याद रखना। एक आखिरी सवाल ये है कि देश के हालात जिस तरह बन रहे हैं, देश में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकट्ठे रह रहे थे, आज देश में तनाव बढ़ रहा है, किस तरह देखते हैं इस चीज़ को आप? देखिए, बीजेपी इसी पॉलिटिक्स पे बिलीव करती है, इनको यही पॉलिटिक्स पसंद आती है और उनको सूट भी यही करती है। क्यों? क्योंकि इनको जो मेजॉरिटी इस देश की है, खासकर हिंदी हार्टेड लैंड जो है, वो उनको ये एंगेज इजीली इन चीज़ों में कर पाते हैं। यू गॉट माई पॉइंट? तो इसीलिए इनको यही फिट बैठता है, तो यही पॉलिटिक्स करते हैं और ये करते रहेंगे, इसमें आपको रोका नहीं जा सकता है। हाँ, आपकी एक ही उम्मीद है जुडिशरी। अभी आज के डेट में अगर आप देखेंगे, जुडिशरी भी उस तरीके से खड़े नहीं उतर पा रही है चीज़ों पे। अब पता नहीं क्या सिस्टम है क्या नहीं है। अदरवाइज बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं कहूँगा तो बड़ी तो उम्मीद है ना। मैंने तो पढ़ा था गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी है। मैंने तो ये नहीं पढ़ा था मोदी जी और अमित शाह जी या कोई पॉलिटिकल पार्टी है। बट अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं खड़ा उतर पा रहे हैं। अगर उम्मीद तो यही है ना, और मुझे भी लगता है कि इस देश के जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, उनको मिलजुल के रहना चाहिए और मिलजुल के इस देश को तरक्की के रास्ते पे लेना चाहिए और इस तरह की कम्युनल फोर्सेस को हराना चाहिए।
इस तरह की कम्युनल फोर्सेस को सरकार से बाहर रखना चाहिए, तभी ये देश तरक्की कर सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे आदिल नज़ीर खान, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। बात की वक़्फ़ पे और जम्मू कश्मीर की सियासत पे। क्या कुछ आपके सुविचार हैं, क्या कुछ आपके कमेंट्स हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।